गुना नामक गांव में अंजया और दामिनी नाम का एक जोड़ा रहता था। वे खेती करके अपनी दो बेटियों की देखभाल कर रहे थे। बड़ी बेटी का नाम हासिनी और छोटी का नाम रोहिणी था। दोनों बहनें जरूरी सर्टिफिकेट्स के साथ अपने कपड़े लोहे की पेटियों में व्यवस्थित करती हैं। वे लोहे की पेटियां लेकर हॉल में आती हैं। रोहिणी, माँ और पापा अभी तक नहीं आए। हमें तो 8 बजे की बस पकड़नी थी, तभी हम समय पर कॉलेज पहुँच सकेंगे। देर हो गई। पैसे के लिए मम्मा पटेल के घर गई हैं और पापा खेत। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ऐसे ही जब दोनों बेटियां बात कर रही थी, अंजया खेत से आया और दामिनी पटेल के घर से। दामिनी हासिनी को पैसे देती है और फिर वे उस गांव के बस स्टॉप पर आते हैं। वहां एक बस आई और वो दोनों उस बस में चढ़ गई। बस जाकर अगले बस स्टॉप पर रुकती है। सिर पर लोहे की पेटियां लिए हासिनी और लंच बॉक्स लिए रोहिणी बस से नीचे उतरती हैं और यहाँ वहां देखती हैं। कुछ दूरी पर उन्हें मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है। वहां उस बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है। तभी उन्हें देखकर एक ऑटो वाला उनके पास आता है। ऑटो वाले को अपनी ओर आते देख दोनों बहनें डर जाती हैं। ये क्या, हमने तो उसे नहीं बुलाया, लेकिन वो आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? उसे आने दो, देखते हैं क्या कहता है। घबराने की कोई बात नहीं। मैडम, आपको ऑटो चाहिए क्या? हमारे पास ऑटो खरीदने के लिए पैसे नहीं है भैया। अरे नहीं, मैं ऑटो बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप बताएं आपको कहाँ जाना है तो मैं आपको छोड़ दूँ। हमारी जान पहचान के लोग आने वाले हैं, अब जाओ। बिना एक शब्द ज्यादा बोले वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। फिर वे दोनों बुढ़िया के पास जाती हैं जो बस स्टॉप पर बैठी होती है। नमस्ते दादी, आप कैसे हो? क्यों बैठे हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, मुझे बीपी और शुगर नहीं है और कल रात पेट में दर्द भी नहीं हुआ, इसीलिए आज सुबह मैं अच्छी हूँ और ना ही मुझे दिल का दर्द हुआ। वो जवाब सुनकर दोनों बहनें हैरान रह गई और एक दूसरे को देखने लगी। देखो दादी। अरे वाह, तुम्हें देखूं क्या? तुम तो एक गुड़िया की तरह खूबसूरत हो। हमें अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना था। हाँ तो चली जाओ, मैंने तुमको कहाँ जाने से रोका है? क्या आप हमें बता सकती कैसे जाना है वहाँ? तुम किसी भी तरह जा सकती हो। अगर तुम्हारे पैर सही हैं तो पैदल ही चली जाओ। अगर तुम्हारे पास 30 रुपए हैं तो मेट्रो ट्रेन पकड़ लो। अगर गांठ में 50 रुपए हैं तो तुम लोकल बस से जा सकती हो। अगर तुम्हारे पास 70 रुपए हैं तो ऑटो से, और अगर 100। ऐसी बात नहीं है दादी, क्या हम इस रास्ते से होकर अनामिका कॉलेज जा सकते हैं? ये बता दीजिए। इस रास्ते से तुम नहीं पहुंच सकती, इस रास्ते पर चलकर पहुंच सकती हो। तब दोनों बहनों ने सोचा कि अब उस बूढ़ी औरत से और बात करना अच्छा नहीं होगा, तो दोनों मेट्रो स्टेशन पर आ गईं। पर दोनों एस्केलेटर की तरफ देखकर घबरा जाती हैं। वे नहीं जानती थी कि उस एस्केलेटर पर कैसे चढ़ना है। जब वे इस असमंजस में थी तो एक व्यक्ति आया और एस्केलेटर पर खड़ा हो गया। फिर क्या था, एस्केलेटर उसे उठाकर ऊपर ले गया। ये देखकर दोनों बहनें एस्केलेटर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। हासिनी तो नहीं चढ़ सकी, लेकिन रोहिणी चढ़ गई और एस्केलेटर रोहिणी को ऊपर ले जाने लगा। रोहिणी घबरा गई और चिल्लाने लगी, दीदी मुझे बचाओ, ये मुझे लेके जा रहा है कहीं। अरे 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 अरे, इसे रोको, मुझे डर लग रहा है। दीदी मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ऐसे ही उससे रोती चिल्लाती देख हासिनी भी एस्केलेटर पर चढ़ जाती है। सुरक्षा गार्ड जो बाहर गया था वो तुरंत अंदर आता है और एस्केलेटर को रोक देता है। दोनों बहनें एस्केलेटर से नीचे उतरती हैं और सुरक्षा गार्ड के पास आकर पूछती हैं, तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम इस तरह की चीजें रखकर इंसान की जिंदगी से खेलोगे? मैं क्या करूं बेटा, ये सभी को ऊपर लेकर जाता है। अगर ये हर किसी को ऊपर लेकर जाते तो एक दिन आपको भी ले जाएगा ऊपर। हाँ। ऐसे ही वो दोनों फिर से सड़क पर आ गए। दीदी हम 100 रुपए खर्च कर ऑटो में चले जाते हैं। दोनों साथ में ऑटो में आती हैं। अंकल ऑटो आएगा क्या? ये नहीं आएगा, मैं चलाऊंगा तो ही जाएगा। वही मतलब था, आप ऑटो लेकर जाएंगे क्या? आपको कहाँ जाना है बेटा? अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है। 100 रुपए लगेगा। दोनों बहनों ने कहा ठीक है। दोनों ऑटो में बैठ जाती हैं और वहाँ से ऑटो अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँच जाता है। कॉलेज पहुंचकर दोनों बहनें ऑटो से उतरती हैं। हासिनी सिर पर लोहे की पेटी लेकर कॉलेज के अंदर जाने लगती है।
रोहिणी वहाँ पढ़ रही लड़कियों और लड़कों की तरफ देखती है। हर किसी ने मॉडर्न हेयर स्टाइल बनाया हुआ था और टी शर्ट जीन्स पहने हुए थे। वे सभी रंगीन फैशन के कपड़ों में थे, लेकिन दोनों बहनें पुराने जमाने के कपड़े पहनी हुई थीं और दोनों ने बालों पर नारियल का तेल डाला हुआ था और सिर पर लोहे की पेटियां ले जा रही थी। उन दोनों को देखकर वे सभी हंसने लगे। अरे दीदी, यहाँ पढ़ने वाला और कोई में देखकर हंस क्यों रहा है? हम क्या सर्कस के जोकर नजर आ रहे हैं उन्हें? हाँ, और क्या, वो कैसे दिख रहे हैं और हम कैसे दिख रहे हैं? कितना फर्क है। तो हम तुरंत अपने आप को बदल लेंगे। हाँ। हासिनी सिर पर लोहे की पेटी लेकर प्रिंसिपल के कमरे में चली गई। ये क्या, तुम उस सूटकेस को सिर पर उठाकर क्यों ला रही हो? मानो सब्जी बेचने वाली टोकरी लेकर जा रही हो। सबसे पहले उस लोहे की पेटी को नीचे रखो। हासिनी ने लोहे की पेटी अपने हाथ में ले ली और उन्हें सारी आपबीती बताई। फिर प्रिंसिपल को एक पत्र दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है। दोनों बहनें कॉलेज से बाहर आती हैं। उन्हें वहाँ एक लग्जरी ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। फिर दोनों उसके अंदर जाती हैं। वहाँ काम करने वाली लड़की उन्हें लोहे के सूटकेस के साथ अंदर आते देखकर एकदम चौंक जाती है। दोनों बहनों को ब्यूटी पार्लर के अंदर बड़ी ठंड लगती है और दोनों कांपने सी लगती हैं। दीदी, ये क्या है? यहाँ इतनी ठंड है, बर्फ पड़ रही है क्या? ये ठंडक बर्फबारी की वजह से नहीं, बल्कि एसी की वजह से है। जिस भी वजह से ठंड को कम करो, मुझसे सहन नहीं हो रही। क्या तुम दोनों घर से भागी हो या तुम दोनों ने कोई चोरी की है? नहीं नहीं, हमें अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिली है, इसलिए हम अपने गांव से यहाँ आए हैं। जी। ठीक है, मुझे बताओ क्या करवाना है? क्या यहाँ सिर्फ आप ही हैं? मुझे एकदम नया हेयर स्टाइल चाहिए था। दीपा कुछ नहीं बोलती और हासिनी को अंदर ले जाती है। रोहिणी दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर में एक जगह बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है। आधे घंटे के बाद मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ हासिनी सामने आती है। उसे देखते ही रोहिणी कहती है, आहा, दीदी तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी जाओ। दीपा रोहिणी को भी अंदर ले जाती है। आधे घंटे के बाद रोहिणी का हेयर स्टाइल भी बदल जाता है, लेकिन मजाल है कि दोनों ने अपनी लोहे की पेटियों को कहीं भी छोड़ा हो। वे दोनों अपने सिर पर लोहे की पेटियां रखकर ही शॉपिंग मॉल भी जाती हैं। वे आधुनिक कपड़े खरीदती हैं, बिल चुकाती हैं और बाहर आती हैं। हासिनी अपने सिर पर लोहे की पेटी रखे ही रहती है। दीदी, मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ खा लें? ठीक है, वह ऐसा कहती है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ बहुत ठंड होती है और वो दोनों कांपने लगती हैं। ये होटल कैसा है दीदी? ऐसा लगता है जैसे हर जगह बर्फ गिर रही है। ये शहर है ना, लगता है हर जगह ऐसे ही होता है। हम बस इसे खाना खाने तक सहन कर लें। इस बीच वेटर उनके पास आता है। टेल मी मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? दोनों बहनें थोड़ा हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे को देखती हैं और फिर वेटर को देखती हैं। मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई कि ये इंग्लिश में बात कर रहा है। लेकिन अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या ये समझ पाएगा? ये एक रेस्टोरेंट है मैडम, यहाँ आप अपनी इच्छा से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हैं। मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए? हासिनी बड़ी हैरान हुई और रोहिणी थोड़ा मुस्कुराई। हिंदी में पूछने के बाद भी जब दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा ही ताकती रहीं, तो वेटर वहाँ से चला गया। दीदी, तुम्हें अंग्रेजी आती है ना? फिर तुम एमसेट में कैसे पास हुई? हाँ, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती? क्या तुम जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये होटल नहीं है और ऐसा लगता है यहाँ अपना चावल वगैरह नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं चुप रही। अच्छा, लेकिन मुझे लगा जैसे उसने कहा कि ये एक रेस्टोरेंट है और हमें यहाँ खाने के लिए कुछ भी मिल सकता है। हाँ, क्या कह रही हो? हाँ, उसने ऐसे ही कहा था। मैंने तुमसे ऐसा कहा ये जानने के लिए कि तुम्हें पता है कि नहीं। देखो अब मैं चावल कैसे मंगवाती हूँ। उसने ऐसा कहा और मेन्यू कार्ड को देखा। फिर उसने वेटर को बुलाया और पनीर चीज पिज्जा का ऑर्डर दिया, ये सोचकर कि वो चावल है। 2 मिनट के बाद वेटर पिज्जा लाता है और फिर चला जाता है। जब इसे खाने लगी तो पिज्जा काफी च्यूई होने की वजह से उन्हें खाने में तकलीफ हो रही थी। 1 घंटे बाद वो दोनों कहती हैं, लगता है यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, और वे अपनी लोहे की पेटियां लेकर वापस अपने गांव भाग जाती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु और रमा नाम का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, निशा और ईशा। बड़ी बेटी निशा बहुत ही आलसी थी, लेकिन छोटी बेटी ईशा उतनी ही तेज और होशियार। पिता विष्णु अपने व्यवसाय को लेकर ज्यादातर गांव के बाहर ही रहते थे
और माँ रमा एक सुघड़ गृहिणी थी जो अपनी बेटियों की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन, जरा जाओ और अपनी दीदी को कहो कि नाश्ता तैयार है। तुम तो जानती हो दीदी को, मैं उन्हें कैसे जगा सकती हूँ अपने मुंह से। अब क्या ये भी मुझे बताना होगा? क्या मम्मा आप भी, ये क्या मजाक है? नहीं बिटिया, मैं तो तुम्हें बस छेड़ रही हूँ। ईशा बिना कुछ बोले निशा के बेडरूम में जाती है। पूरे कमरे में हर तरफ पॉपकॉर्न्स के खाली रैपर्स, पिज्जा बॉक्स और केले के छिलके के साथ साथ कंघी, रबर बैंड्स, किताबें और पेन फैले पड़े थे। लेकिन निशा बेफिक्र अपने बिस्तर पर मजे से सोई पड़ी थी। ये सब देखकर ईशा चौंक जाती है। सच में ये तो आलस की देवी है। कॉलेज जाने वाली लड़कियों के कमरे का क्या ये हाल होता है? हद है। ऐसा सोचते सोचते ईशा निशा के पास जाकर उसे उठाने लगी। दीदी दीदी उठो भी, पूरे 8 बज गए, उठो। निशा बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और ईशा को अपने पास मुस्कुराता हुआ पाती है। गुड मॉर्निंग दीदी। GMK। निशा उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। ईशा समझ नहीं पा रही थी कि ये GMK क्या है। वो मासूमियत से अपनी बहन को देखती है। अरे चुटकी, मैंने गाली नहीं दी, मैंने तुम्हें शॉर्टकट में गुड मॉर्निंग कहा, आई समझ में? फिर अचानक निशा को कुछ याद आता है। हे भगवान, ये क्या? मैं बेवजह ही अपनी जीभ को थका रही हूँ, मुझे चुप रहना चाहिए। और वो अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। निशा को मुंह पर उंगली रखा देख ईशा को बड़ा अजीब लगता है। उसी समय उनकी माँ रमा कमरे में आती है। वो ईशा को निशा को घूरता हुआ पाती है और निशा को मुंह पर उंगली रखा देखती है। अरे तुम दोनों बहनें पगला गई हो क्या? क्या तुम्हें जरा सा भी होश है कि समय क्या है? 8 बज रहे हैं, 8। दोनों बहनें मानो नींद से जगी हो। वो झटके से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। ही राम, क्या होगा इस आलसी का? अभी भी आंख नहीं खुली है इसकी। 8 बज रहे महारानी, और कब तक सोती रहोगी? अचानक रमा की नजर पूरे कमरे पर पड़ती है। पूरा कमरा बिखरा हुआ देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। मम्मा, दिन के 8 बजे हैं या रात के? चुप रहो, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो नाम बदलकर निशा से निशाचर रखना चाहिए, जो दिन भर सोती रहती है। जरा अपना कमरा तो देखो। अरे मेरी प्यारी सी भोली सी माँ, आपको जिस तरह से भी मेरे कमरे को रखना है आप रख लीजिए। निशा जमाई लेती हुई बड़ी मुश्किल से उठी और अपने बेडरूम से जाकर हॉल में रखे सोफे पर पसर गई। उधर माँ रमा उसके कमरे को साफ करती है। अच्छा सुनो माँ, मुझे नाश्ता दे दो ना। अच्छा, तो तुम भी अब अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलने लगी, उसी की तरह सुस्त हो रही हो। मम्मी प्लीज, मुझे दीदी से कोई बराबरी नहीं करनी। जैसे ही ईशा डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है, निशा उसे सोफे से बैठे बैठे पुकारती है। ईशा, ईशा, माय स्वीट सिस्टर। हाँ दीदी, क्या हुआ? तुम इस एंगल से ऐश्वर्या राय लग रही हो। मक्खन ना लगाओ, क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बताओ। ईशा उसे मुस्कुराते हुए देखती है कि अब वो क्या काम बताएगी। यार प्लीज टीवी ऑन कर दो। मुझे पता था कि कुछ काम ही होगा, वरना मैं अचानक कहाँ से तुम्हें ऐश्वर्या लगने लगी। मेरी प्यारी सी छुटकी, रिमोट कहाँ है? अरे दीदी, आपके सामने ही तो टेबल पर रखा है, इतना काम तो खुद कर लो ना प्लीज। लेकिन जब वो नहीं उठाती तो अपने हाथ से उसको देती है। हाथ में रिमोट है ना, कोई हेल्थ चैनल लगा दो। ईशा बिना कुछ कहे हेल्थ चैनल ऑन कर देती है, मगर टीवी की स्क्रीन पर एरर का मैसेज लिखा आता है। निशा ईशा को चैनल बदलने के लिए कहती है, लेकिन दूसरा चैनल पर भी सेम मैसेज लिखा आता है। ये सब देख ईशा को हंसी आ जाती है। अब बताओ बहना, कौन सा चैनल लगाओ? जब हर चैनल पर एरर कोड आ रहा है तो कौन सा चैनल लगाओगी? दीदी, लगता है आज केबल भी सोया रह गया। मुझे छेड़ रही हो तुम? इस बीच उनकी माँ रमा वहां आ जाती है। एक तो तुम लेट सोकर उठी हो, ऊपर से सुबह सुबह टीवी चलाकर गप्पे मारने बैठ गई। जाओ और फटाफट तैयार हो जाओ। तुमने बताया था कि आज तुम्हें एक जरूरी क्लास अटेंड करनी है। अपनी माँ की बात को सुनकर निशा को कुछ याद आ गया। हाँ मम्मा, मैं बस 1 मिनट में नहा धो कर आई, आप प्लीज सब कुछ तैयार रखना। 1 मिनट में? वो कैसे? इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी? तुम अपना ज्यादा दिमाग न चलाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना, जाओ आकर अपना नाश्ता करो। ये सुनकर ईशा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। निशा हॉल से बाहर अपने रूम में जाती है और ईशा नाश्ते के बाद लॉन में पौधों को पानी देने। निशा अपने कमरे से सभी खाली पॉपकॉर्न के पैकेट्स, पिज्जा बॉक्स सब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है
और वो सारा कचरा बेचारी ईशा पर गिर जाता है। ईशा का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से से हॉल में आती है और जैसा निशा ने कहा था फटाफट तैयार होकर खाने की टेबल पर आ बैठती है। अरे ईशा, ये क्या हुआ? तुम इतनी गंदी कैसे हो गई? ज्यादा बनो मत। वो सब कूड़ा जो तुमने अभी अभी अपनी खिड़की से गिराया था वो मुझ पर गिर गया। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं दीदी। ईशा अपना चेहरा धोने के लिए चली गई। निशा को प्यास लगी। पास ही टेबल पर पानी की बोतल थी, मगर जब उसने देखा कि ईशा नहीं है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, टीवी पे आपका फेवरेट सीन आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी। जब निकल ही जाएगा सीन और तब आओगी तो क्या फायदा होगा बताओ। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों पगलों की तरह चिल्ला रही हो? ओह मम्मी, क्या आप जल्दी नहीं आ सकती थी? आपका फेवरेट सीन अब तो खत्म होने वाला है। क्या सच में? रमा ऐसे कहकर रसोई की तरफ बढ़ती है। मम्मा जाते जाते प्लीज पानी की बोतल देती जाओ। हद है लड़की, दिनों दिन और आलसी होती जा रही हो। क्या होगा तुम्हारा? बुनबुनाते हुए रमा निशा को पानी की बोतल देती है। उधर ईशा अपना चेहरा धोते हुए हॉल में आती है। दीदी आप इतनी सुस्त हो, फिर भी आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई? आपके बाथरूम में तो टूथपेस्ट भी नहीं है, तो ब्रश कैसे किया? बोलो ना, मुझे जानना है तुम्हारा राज, जल्दी से बताओ। देख चिटकी, मैं जो भी करती हूँ ना शॉर्टकट में करती हूँ, समझी? समझ गई। आपने माउथ वॉश से कुल्ला किया, बॉडी स्प्रे से ड्राई क्लीनिंग और बालों को हेयर ड्रायर से सेट कर क्लिप लगा लिए। जीन्स और टी शर्ट डालने में टाइम लगता है, इसलिए आप सिंपल ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार होगी, है ना? यही है ना आपका राज? समझ गई, देखो मैं। अरे वाह मेरी बहन, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। अब भी तुम मेरे जैसे तैयार हो जाया करो। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारी तरह आलस के कीड़े से नहीं कटवाना खुद को। वैसे तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। वेरी गुड, तुम अपनी गलती बहुत जल्दी मान लेती हो, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नाश्ता करते हुए ईशा गुस्से से निशा की ओर देखती है। निशा को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ जाती है। इसी बीच रमा किचन से गर्म दूध लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। वो देखती है कि ईशा ने अपना नाश्ता पूरा कर लिया है। ओ मम्मी, खाते हुए ना मुझे बड़ा चबाना पड़ता है, क्या कोई और तरीका नहीं है खाना खाने का? हाँ है तो सही, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बताओ तो क्या है? और क्या होगा दीदी? या तो खाने को मुंह में ठूस लो, या फिर दूसरा तरीका है कि खाने को मिक्सर में डालकर पेस्ट बनाकर निकल जाओ। अब जो भी शॉर्टकट लेना चाहो ले सकती हो। तुम चुप रहो, मैं अपने शॉर्टकट्स का ध्यान रख लूंगी, तुम अपना काम करो। दीदी कभी कभी तो मुझे शक होता है, तुम इतनी आलसी हो, कार कैसे चला लेती हो? ड्राइव करते वक्त पैरों और हाथों में दर्द नहीं होता आप तुम्हारे? नहीं बहन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी सहेली सुजाता से ड्राइव करवाती हूँ। वो जोर से ठहाका लगाती है और अपना मोबाइल उठाकर घर से बाहर निकल जाती है।